स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो इसमें बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद उत्तराखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर वीवीआरसी पुरुषोत्तम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में पारदर्शिता से चुनाव कराए जाएंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में चुनाव को लेकर तैयारियों की भी जानकारी दी। और 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले चरण में सभी 5 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर तैयारियां तेज है। वहीं उत्तराखंड में इस बार 5 सीटों पर चुनावी मैदान में उतर रहे रणबांकुरों की किस्मत जो है लिखने वाले कितने मतदाता है, चलिए आपको बताते हैं। तो उत्तराखंड में कुल मतदाता जो है 83,21,207 और पुरुष मतदाता की बात करें तो 43.08 लाख है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 40.12 लाख। वहीं थर्ड जेंडर की बात करें 297 है, यानी 85 साल से ऊपर की मतदाताओं की अगर रुख करें तो 65,177 मतदाता है। और युवा मतदाता की बात करें तो 14,05,202 हैं, जिनमें दिव्यांग मतदाताओं की बात करें तो 89,965 और पोलिंग स्टेशन जो है 11,729 बनाए गए। वहीं 93,357 कुल सर्विस मतदाताओं की संख्या है। तो चुनावी तैयारियों की जानकारी दी गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ जुड़े। तुषार, उत्तराखंड में जो है अब पहले चरण में ही सभी 5 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दी गई। क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से उत्तराखंड में जो निर्वाचन आयोग है उसने पीसी करी थी, जो मुख्य निर्वाचन आयोग उनका कहना है कि उत्तराखंड में पहले चरण में ही चुनाव होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण का जो चुनाव है वो उत्तराखंड में होने जा रहा है और उसी में ही 5 जो संसदीय सीट है, लोकसभा सीट है, उसके लिए चुनाव किया जाएगा। उत्तराखंड के में अगर मैं बात करूँ तो 83 लाख के करीब जो वोटर्स यहाँ पर हैं, जिसमें से 43 लाख जो पुरुष है और 40 लाख महिलाएँ हैं। और ये माना जा रहा है 60 से 65,000 जो 85 वर्ष से अधिक जो उम्र के हैं वो भी यहाँ पर है। तो ऐसे में इस बार जो भारत निर्वाचन आयोग है उन्होंने एक स्कीम भी निकाली है कि जो 85 वर्ष से अधिक लोग होंगे, वर्ष के लोग होंगे, उनके घर जाकर ही उनसे वोट लिए जाएंगे। तो ऐसे में 65,000 जो उत्तराखंड के जो 85 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके घर जाकर वोट दिलाया जाएगा। साथ साथ अगर मैं बात करूँ, उत्तराखंड हिमालय राज्य है और यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है काफ़ी कहा जा सकता है कि चुनौतीपूर्ण रहती है निर्वाचन आयोग के लिए भी, क्योंकि ऐसे यहाँ पर गांव है कि वहाँ पर पहुँचने के लिए करीब 3 से 2 दिन लगते हैं। पूरा सेटअप करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि हिमालय के कई गांव ऐसे हैं कि जिसके लिए जो पैदल ट्रैवल करना पड़ता है। तो ऐसे में काफ़ी चैलेंजिंग रहता है उत्तराखंड के लिए। 30 गाँवों की मैं ऐसी बात करूँ जो उत्तराखंड में है, जिनके लिए 3 दिन पहले ही जो निर्वाचन आयोग है वहाँ पर कैंप लगाएगा। उससे पहले ही जो जागरूकता अभियान है वो वहाँ पर चलाया जाएगा। तो ऐसे में काफ़ी चैलेंजिंग रहता है उत्तराखंड के लिहाजे से। तो 19 अप्रैल को यहाँ पर जो मतदान है वो यहाँ पर होगा। 20 मार्च से मैं बोलूँ तो 20 मार्च से लेकर 27 मार्च तक यहाँ पर नामांकन होंगे। 28 मार्च तक यहाँ पर जो नामांकन की जो जाँच है वो की जाएगी और उसके बाद 30 मार्च को आप नाम वापसी का जो दिन है वो यहाँ पर घोषित किया गया है। तो 1 जून को जो मतगणना है वो पूरे देश भर में देखने को मिलेगी और 4 जो माफ़ कीजिएगा जो आखिरी दिन जो 1 जून होगा वो आखिरी 7वां चरण होगा। और उसके बाद 4 जून को कहा जा रहा है कि जो फैसला है, जो मतदान की जो पेटियों में जो फैसला है वो उसके बाद ईवीएम से बाहर निकलेगा और उसके बाद जो चुनाव की जो घोषणा जो उनके चुनाव के में जो कहा जा सकता है जो जीत है वो सामने आएगी। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टी अब तैयारियों में लग चुकी है, वहीं प्रशासन भी तैयारियों में लग चुका है। जिला प्रशासन के द्वारा जो कहा जा सकता है कि जो आचार संहिता में लोग जो जितने भी
नियम होते हैं वो लागू कराने के लिए पार्टियों को जो नोटिफिकेशन है वो भेज दिया गया है। साथ साथ अगर मैं बात करूं जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में चुनाव होने हैं तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो भी अलर्ट हो गया है। जो सीमांत वाले क्षेत्र है बॉर्डर, जो इसको लेकर एडवाइजरी जो जारी किए गए हैं तो उसमें राजनीतिक दलों को क्या हिदायतें दी गई है, क्या कुछ सख्ती बरतने के लिए कहा गया है? देखिए, अगर आप आचार संहिता में जब आते हैं तो कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं और दर्जाधारी मंत्री हैं वो सरकारी गाड़ी में ही सिर्फ ऑफिस से घर आ सकते हैं और ऑफिस से घर जा सकते हैं। इससे अधिक वो उस गाड़ी का यूज़ नहीं कर सकते, सरकारी गाड़ी का यूज़ नहीं कर सकते। वहीं मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं तो आप इस वक्त बिल्कुल भी जो कहा जाता है हेट स्पीच में नहीं बोल सकते। साथ साथ किसी भी धर्म संप्रदाय के बारे में बिल्कुल डायरेक्टली नहीं बोला जा सकता। साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं बोले जा सकते जो कहीं ना कहीं दंगे फैला सके। और साथ साथ इस दौरान जितने भी पोस्टर्स होते हैं शहर भर में उसे हटा दिया जाता है प्रशासन द्वारा। वहीं रेगुलेशन किया जाता है कि किस तरह से जो निर्वाचन जो पार्टियां हैं वो अपना प्रचार प्रसार कर रही है, कि किस तरह से जो अपनी स्पीच दे रही है कहीं उसमें हेट स्पीच तो नहीं बोल रही है, कोई ऐसा व्याख्या उसमें नहीं बोला गया है कि जो उल्लंघन करता हो आचार संहिता का। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो इसमें अलर्ट नज़र आता है। जो चुनाव आयोग है वो भी अलर्ट दिखता हुआ नजर आता है। जो पुलिस विभाग है इस दौरान सगिंग चेकिंग अभियान करता है। जो अत्यधिक दारू के जो कहा जा सकते जो पेटियां मिलती है उसे जब्त करने की कोशिश की जाती है। साथ साथ अगर आप 50,000 से अधिक कैश ले जा रहे हैं तो उसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चाहे वो आप आम जनता हो या पॉलिटिकल पार्टी हो। अगर आपके पास उसके कागज नहीं होते तो वो पैसा जब्त कर दिया जाता है। तो ऐसे में लोगों को आचार संहिता में सावधानी रखने की हिदायत भी दी जाती है। और साथ साथ जो आदर्श कहा जा सकता है जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको भी कहा जाता है और साथ साथ मीडिया को भी कहा जाता है कि आप एक तरफा जो प्रचार प्रसार है वो नहीं कर सकते। तो ऐसे में आचार संहिता के दौरान सभी को सावधानी बरतनी कई अलग अलग जगहों में देखा गया है जहां चुनावी दलों के होर्डिंग्स वगैरह बैनर्स हटाए जा रहे हैं। क्या उत्तराखंड में भी ये सब कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देहरादून में मैं बात करूं तो देहरादून में भी जो पोस्टर्स है और साथ साथ जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं वो हटने शुरू हो गए हैं। तो आचार संहिता के तहत यहाँ पर भी जो माहौल है, चुनावी माहौल है वो शुरू हो चुका है। प्रशासन अपनी तरफ से सभी तैयारियाँ पुख्ता कर रहा है कि जो चुनाव हो वो पारदर्शी हो उत्तराखंड में, और उसी के तहत जो प्रशासन है वो लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। जी। और इस बार अगर हम बात करें तो चुनावी दल जो है किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि अगर 5 लोकसभा सीटों की देखें तो बीजेपी की ओर से प्रत्याशी तो सभी घोषित कर दिए गए, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी 3 ऐलान किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल अगर उत्तराखंड के लिहाज से अगर भाजपा और कांग्रेस की बात की जाए तो भाजपा ने अपने 5 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के लिए उतार दिए हैं और सभी अपना प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो 3 सीटों में इन्होंने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिसमें टिहरी, पौड़ी और आपका अल्मोड़ा सीट है, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार अभी फिलहाल अटकी हुई सीट कांग्रेस की लग रही है। माना जा रहा है कि 18 और 19 को कांग्रेस की जो पीसी है वो हो सकती है और नाम की घोषणा सामने आ सकती है। माना जा रहा है हरिद्वार से जो हरीश रावत है वो लड़ सकते हैं और करण मेहरा के बीच में जो टक्कर है वो देखती हुई नजर आ रही है। वहीं उधम सिंह नगर में भी कई नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अभी फिलहाल उलझन में फंसी हुई है कि कौन से नाम सामने आएंगे। वहीं जो प्रचार प्रसार है भाजपा का वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको अभी जो भाजपा कार्यालय है उसके नज़ारे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरह से जो मोदी की गारंटी है और योजनाएं हैं वो यहाँ पर लगाई गई है। जगह जगह यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। साथ साथ कहा जा सकता है कि ये प्रदर्शनी भी लगाई गई है कि किस तरह से जो 10 साल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो यहाँ पर देखने को मिले हैं कि किस तरह से उन्होंने उज्ज्वल योजना के तहत जो गाँव-गाँव में बिजली पहुँचाई है। उज्ज्वल योजना के तहत माफ़ कीजिएगा कि जो महिलाएं हैं उन्हें मुफ्त सिलेंडर पकड़ाया है। और साथ साथ जो उज्ज्वल समृद्धि योजना है, यानी कि जिस तरह से जो सरकार है वो गाँव-गाँव में बिजली पहुँचाने का काम कर रही है। साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार काम कर रही है वो अब भाजपा कार्यालय में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी जो रंग रूप है वो चुनावी हो चुका है और जो 5 प्रत्याशी हैं वो अपना प्रचार प्रसार तेज कर रहे हैं। जी तुषार, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे।
और बढ़ते हैं आगे। खबर देहरादून से, जहां केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसी कड़ी में नगर जिलाधिकारी देहरादून ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि देहरादून जिले के अंदर टिहरी और हरिद्वार लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होने, जिसके चलते 1880 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1275 टिहरी और 605 हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। सभी पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग देने के साथ ही मतदान केंद्रों की भी निगरानी की जा रही है। गढ़वाल जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जो 10 विधानसभाएं हैं वो देहरादून जिले के अंदर बसती हैं और बाकी टिहरी जिले और उत्तरकाशी जिले में बसती हैं। हमारी जो 10 विधानसभा है उसमें से 3 विधानसभाएं जो हैं वो हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी में और 7 जो है वो टिहरी गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी में बनती है। और रिटर्निंग ऑफिसर टिहरी गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी का देहरादून में होता है, डीएम देहरादून होता है। तो हमारे यहाँ 1880, अगर पूरे देहरादून डिस्ट्रिक्ट को देखें तो 1880 हमारे स्टेशन है 10 विधानसभाओं में। और ये अभी भी व्यवस्था हम लोगों के द्वारा करवा रही है। रूट प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, पोस्ट डिप्लॉयमेंट प्लान, सारी जो प्लान है वो हमारे द्वारा बना दिए गए हैं। तो निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया है और चुनाव तारीखों का ऐलान किया गया है। वहीं इसको लेकर डीएम ने पत्रकारों से बातचीत की और इसको लेकर जानकारी दी। बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में पहले चरण में ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को संपन्न कराए जाएंगे। और देहरादून से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 18 मार्च को बीजेपी करेगी चुनाव को लेकर मंथन। 5 सीट के प्रत्याशी रहेंगे मौजूद। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 5 सीट के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर। चुनाव को लेकर रणनीति होगी तैयार, चुनाव जीतने को लेकर होगा मंथन। तो 18 मार्च को बीजेपी चुनाव को लेकर मंथन करेगी, चुनाव जीतने को लेकर बातचीत मंथन किया जाएगा और रणनीतियां बीजेपी तैयार करेगी, जहां 5 सीट के प्रत्याशी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो 18 मार्च को बीजेपी चुनाव को लेकर मंथन करेगी। देहरादून से जानकारी सामने आ रही, 5 सीट के प्रत्याशी इस दौरान मौजूद रहेंगे। देहरादून से जानकारी मिल रही है, 18 मार्च को बीजेपी करेगी चुनाव को लेकर मंथन। 5 सीट के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। चुनाव जीतने से लेकर तमाम चीजें जो है इस दौरान बातचीत की जाएगी, इस दौरान मंथन की जाएगी, जहां 5 प्रत्याशी लोकसभा सीट के मौजूद रहेंगे। और देहरादून से एक और जानकारी सामने आ रही है, होली पर ड्यूटी करने वालों को मिलेगा तोहफा। उत्तराखंड परिवहन निगम देगा प्रोत्साहन राशि। रोडवेज कर्मचारियों के लिए चलेगी प्रोत्साहन योजना। 22 मार्च से 1 अप्रैल तक चलेगी प्रोत्साहन योजना। 500 से 2000 रुपए तक दिया जाएगा प्रोत्साहन। होली में ज्यादा भीड़ होने के चलते लिया गया फैसला। तो देहरादून से सामने आ रही है खबर, उत्तराखंड परिवहन निगम प्रोत्साहन राशि देगा। 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक दिए जाएंगे प्रोत्साहन राशि के रूप में। रोडवेज कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना चलाई जाएगी। 22 मार्च से 1 अप्रैल तक इस योजना को चलाया जाएगा। तो होली पर ड्यूटी करने वालों को तोहफा मिलेगा उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से। देहरादून से सामने आ रही है खबर, होली पर ड्यूटी करने वालों को तोहफा मिलेगा। उत्तराखंड परिवहन निगम प्रोत्साहन राशि देगा। और तुषार गुप्ता लगातार हमारे साथ देहरादून से बने हुए। तुषार, अब होली पर ड्यूटी करने वालों को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से होली का जो समय रहता है वो काफ़ी हेक्टिक रहता है, भीड़ भाड़ देखने को मिलती है बसों में, और साथ साथ जो बस कर्मचारी होते हैं वो भी अपने पारिवारिक कहा जा सकता है जो व्यस्त रहते हैं, क्योंकि होली का कार्यक्रम रहता है। ऐसे में उन्हें काम पे बुलाने के लिए और साथ साथ जो परिवहन विभाग है उन्हें मोटिवेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना इन्होंने लॉन्च करी है। 22 मार्च से लेकर ये करीब जून तक, माफ़ कीजिएगा, मई तक ये चलेगी। और इसमें जो रोडवेज़ के जो कर्मचारी इस दौरान ड्यूटी करेंगे उन्हें
अत्यधिक प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाएगी। 500 से 2000 तक की जो राशि है वो दी जाएगी। जितना वो सफ़र करेंगे या पूरे 11 दिन वो अगर आते हैं तो ऐसे में उन्हें ये राशि दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं होली का समय जो हेक्टिक रहता है, जिसमें अत्यधिक जो यात्री है वो नज़र आते हैं, साथ साथ जो कर्मचारी हैं वो बचने की कोशिश करते हैं जॉब से, क्योंकि उन्हें पारिवारिक जो कहा जा सकता है कि वो अपना व्यस्त रहते हैं और होली के समय में वो अपने घर में त्यौहार मनाना चाहते हैं। तो ऐसे में प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे रोड वॉच कर्मचारियों को और साथ साथ उनके कहा जा सकता है कि उन्हें एक बेहतर व्यवस्था देने के लिए ये परिवहन विभाग ने ये योजना निकाली है, जिसके तहत उन्हें 500 से 2000 तक का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी अगर वो 22 मार्च से लेकर 2 मई तक अपनी ड्यूटी संभालते हैं। जी, होली पर जो है काफ़ी ज़्यादा जगह जगह से दंगे और फसाद की खबरें भी सामने आती है और इस दौरान जो कड़ी निगरानी रखने की ज़रूरत हो। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, वहाँ किस तरह से व्यवस्था की जा रही, क्या इस दौरान किस तरह से जो पुलिस प्रशासन निगरानी रखेगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से होली का जो समय रहता है, ऐसे में ये देखा जाता है कि कुछ लोग हुड़दंग मचाते हैं और उसके लिए पुलिस विभाग भी लगातार तैयार रहता है। पुलिस विभाग भी जो ड्रोन है और साथ साथ चुनाव भी ऐसे में है, तो ऐसे में जो पुलिस फोर्स है उसे भी बढ़ाया जाता है। जगह जगह जो संवेदनशील इलाके होते हैं वहाँ पर ड्रोन की नज़र से जो निगरानी है वो रखी जाती है। साथ साथ जो अत्यधिक पुलिस फोर्स है वो चौक चौराहे पर लगाई जाती है। साथ साथ इस दौरान कई लड़ाई झगड़े की जो समस्याएँ हैं वो देखने को मिलती है। तो ऐसे में पुलिस विभाग पूरी तरह से अलर्ट रहता है। पुलिस विभाग लगातार जो मॉनिटरिंग है वो पूरे जिले भर की करता हुआ नज़र आता है। पूरे प्रदेश भर में लगातार जो हुड़दंग करने वाले ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाती है। तो ऐसे में होली के समय जो पुलिस विभाग रहता है वो अलर्ट रहता है और ऐसे में जो चुनाव भी है, चुनाव के वक्त भी जो पुलिस है अत्यधिक अलर्ट रहती है। चेकिंग इसमें देखने को मिलती है, बॉर्डर्स में भी चेकिंग देखने को मिलती है और साथ साथ जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर जो चेकिंग अभियान है वो लगातार देखता हुआ नज़र आता है। सत्यापन अभियान यहाँ पर होता है। तो ऐसे में पुलिस अलर्ट है। पुलिस अपना कार्य अभी से शुरू कर दिया है, क्योंकि होली में अत्यधिक भीड़ देखने को मिलती है। साथ साथ जो लोग हैं, कुछ लोग इसमें हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस भी साफ तौर पर उन्हें चेतावनी देती है कि अगर हुड़दंग की जाती है तो ऐसे में सख्त कार्रवाई उन पर की जाएगी। जी तुषार, ये जो प्रोत्साहन राशि निगम की ओर से दिया जा रहा है, इसको लेकर जो रोडवेज कर्मचारी हैं उनका क्या कहना है? उनके बीच जो है कैसा माहौल देखा जा रहा है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जो रोडवेज कर्मचारी है उनमें कहीं ना कहीं जो खुशी है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से जो सरकार है लगातार कार्य कर रही है और उनका जो विभाग है वो भी लगातार ये कोशिश करता है कि जो उनके कर्मचारी हैं वो उनकी जो इनकम है उनमें बढ़ोतरी देखने को मिले, चाहे उनकी व्यवस्थाएं बेहतर हो सके। और इसी के तहत जो कर्मचारी हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं कि उनका विभाग उनके लिए कुछ कर रहा है और ऐसे में उनके डीए में बढ़ोतरी की गई है। तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है अपने विभाग से कुछ होते हुए नज़र आ रहे हैं और जो प्रोत्साहन राशि से कहीं ना कहीं आने वाले समय में उन्हें फ़ायदा मिलेगा। और आने वाले कहा जा सकता है कि जो ये 11 दिन रहने वाले हैं जिसमें ये प्रोत्साहन योजना निकाली गई है, तो ऐसे में जो रोडवेज कर्मचारी है उनके मन में भी संतुष्टता है। जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, खबर देहरादून से, जहां राजभवन में इंटरनेशनल रिलेशन पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह और पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी ने शिरकत की। पुस्तक का विमोचन राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने किया। यह पुस्तक पूर्व डीजीपी अशोक कुमार राजेश कुमार मोहन ने लिखी है, जिसमें यूपीएससी के बारे में बताया गया है। इस कार्यक्रम में कई स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। तो इंटरनेशनल रिलेशन पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तकें दो तरह के निकली हैं। एक तो जो पुलिसिंग के मेरे अनुभव है उस पर 2 किताबें हैं, खाकी में इंसान और साइबर एनकाउंटर्स। जो पुलिसिंग से जो हमने सीखा है, जो लोगों को दे सकते हैं अपने अनुभव से, वो उन दोनों किताबों में निचोड़ हमने डाला है। उसके अलावा मेरे 3 किताबें जो हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए निकली हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स और आज इंटरनेशनल रिलेशंस पे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंडिया के मतलब यूपीएससी के बेस्ट पब्लिशर मैग्रो हिल, जो आप जानते हैं इंटरनेशनली टॉप पब्लिशर हैं, उन्होंने इसको छापा है। आज बहुत खुशी हुई कि हमारे फॉर्मर डीजीपी अशोक जी ने और जो अभी करंट हरियाणा के अंदर में मोहन जी हैं, इन्होंने बहुत सुंदर एक पुस्तक लिखी है इंटरनेशनल रिलेशन। इसका मकसद तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स को तैयार करने का है, लेकिन आज जो हमने यहाँ इकट्ठे होकर जो मंथन किया, चिंतन किया, जिस प्रकार से बातें की,
तो आज एक अलग ही हमने सबने मिलकर संकल्प लिए हैं कि किस प्रकार हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर में हमारी नॉलेज और जानकारी होनी चाहिए। अभी जो 21st सेंचुरी है ये तो अवश्य ही जैसे हम पहले कहते थे इट इज़ अ सेंचुरी ऑफ एशिया, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इट्स अ सेंचुरी ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब केदारनाथ जी के आए थे तो तब उन्होंने कहा था कि 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू उत्तराखंड। और आपने देखा कि उत्तराखंड ने एक बहुत सुंदर ग्लोबल इवेंट किया था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसके अंदर में पूरी दुनिया ने बढ़ चढ़ कर हमारी आशाओं के वहाँ से भी क्रॉस करके 3.5 लाख करोड़, और ये जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है इसका जानकारी होना बहुत जरूरी है। और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी पिछले कई सालों से पौड़ी क्षेत्र की विकास योजनाओं के लिए काम करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अनिल बलूनी को पौड़ी से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। अनिल बलूनी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का शिलान्यास किया। अनिल बलूनी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर सोशल मीडिया में इसके 3D वीडियो को साझा करते हुए कहा कि गढ़वाल की रौनक बढ़ाने, खगोल प्रेमियों और पहाड़ों के प्रति जिज्ञासा रखने वालों के लिए एक नया पड़ाव होगा जनरल विपिन रावत तारामंडल एवं माउंटेन म्यूजियम। और वहीं देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी हरक सिंह का निधन। कैंसर से पीड़ित थे हरक सिंह। आज हरिद्वार में होगा अंतिम संस्कार। तो बड़ी जानकारी देहरादून से, पीसीएस अधिकारी का निधन हो गया। वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी हरक सिंह का निधन हुआ है। बताया जा रहा है कैंसर से पीड़ित थे हरक सिंह और 18 मार्च को बीजेपी जो है ये इस दौरान बताया जा रहा है हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, कैंसर से पीड़ित थे हरक सिंह और आज हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी का निधन हो गया। देहरादून से खबर सामने आ रही है। तो वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी हरक सिंह का निधन हुआ है। देहरादून से बड़ी खबर, कैंसर से पीड़ित थे और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा हरिद्वार में। देहरादून से बड़ी जानकारी, वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी का निधन हो गया है। हरक सिंह का निधन हुआ है जो कि कैंसर से पीड़ित बताए जा रहे हैं और हरिद्वार में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और बढ़ते आगे, आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पताल निःशुल्क इलाज के लिए आ रहे मरीजों से जांच के नाम पर भारी भरकम पैसा वसूली कर रहे हैं। किसी मरीज से पैथोलॉजी तो किसी से रेडियोलॉजी के नाम पर, जांच के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। और यह शिकायत मिलने के बाद राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने प्रदेश के 153 अस्पतालों को नोटिस जारी किए हैं। आपको बता दें कि राज्य और केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को सालाना 5 लाख तक की निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है, लेकिन देखा जा रहा है कि अस्पतालों की ओर से ज्यादा पैसा पैथोलॉजी जांच के साथ ही एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई के नाम पर लिए जा रहे हैं। जो योजना है जो कि इलाज से संबंधित होती है, जिसमें कि निःशुल्क चिकित्सा का प्रावधान है। सुनने में आता है कि चिकित्सा जो सूचीबद्ध प्राइवेट चिकित्सालय हैं उनके द्वारा धनराशि लिए जाने की शिकायत ऐसे सुनने में आता है। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन रहेगा कि जिस किसी के साथ भी ऐसा अगर वाकया होता है तो वो लिखित में शिकायत यहाँ पर प्रेषित कर सकता है। और जो स्कीम के अंतर्गत प्रावधान है, अगर ऐसा पाया जाता है तो उस पर अस्पताल में पेनल्टी लगाई जाती है और जिस व्यक्ति का से पैसा लिया होता है उसको वापस किए जाने का भी पूरा इंतजाम योजना के अंतर्गत है। और वहीं मसूरी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। सिवरेज लाइन डालते हुए पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिरने से 2 मजदूर उसके चपेट में आ गए, जिसमें से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर काम कर रहे मजदूरों ने आनन फानन में दोनों मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला और दोनों मजदूरों को 108 एम्बुलेंस से मसूरी के उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर घायल का इलाज किया जा रहा है। जिला चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर मोहित कुमार ने बताया कि पूरी घटना की जांच की जा रही है। अगर इस पूरे मामले में ठेकेदार की लापरवाही नजर आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कि अभी 2 पेशेंट आने वाले हैं, तो उनमें से एक पेशेंट तो अभी हमारे पास
पहुंच गए थे पहले ही। तो जिनको जो मिट्टी में दबे बताए गए थे, साइड पे काम कर रहे थे, मिट्टी में दब गए थे। इनको चेस्ट में इंजरीज हैं और स्पाइन में इंजरीज बता रहे हैं, एग्जामिन में करके देखा हूँ। तो इनको तो चेस्ट एक्सरे के लिए एक्सरे कराना पड़ेगा, इनका एक्सरे स्पाइन का भी और चेस्ट का भी। वो स्टेबल है, वाइटलो स्टेबल है, वैसे ठीक है। और जो दूसरा पेशेंट है वो तो ऑन द स्पॉट ही मेरे ख्याल से एक्सपायर हो गया था। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए डबोज के साथ।